Good morning, friends. I am Manish Dua, and in today's audio note, I am going to explain you about the national income accounting. This is the very first chapter of CA Inter Eco, Paper 8P, Economics for Finance. Now, meaning of national income. National income is the money value of all the final goods and services produced by an economy during an accounting year. मनी वैल्यू, यस। देखिए, हम अपने देश में कई सारी चीज़ें बनाते हैं। हम कितना ही लीटर दूध पैदा करते हैं, कितना ही मीटर कपड़ा पैदा करते हैं, कितना ही किलोग्राम्स हम फूड ग्रेन्स पैदा करते हैं। अब इन सबको तो एक साथ नहीं जोड़ सकते ना, क्योंकि इनको मेज़र करने के लिए यूनिट्स अलग अलग है। तो अगर इन सबको एक साथ जोड़ना है तो फिर हमको इनको मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा हम कई सारी सर्विसेज भी जनरेट करते हैं, तो इन सर्विसेज को भी हमको मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम इनको ऐड कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मनी वैल्यू। इसके अलावा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते वक्त वी नीड टू बी वेरी मच कॉशियस कि हमको इंटरमीडिएट कंजम्पशन का अमाउंट घटाना पड़ेगा। अगर हम नहीं घटाएंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। दूसरी बात, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, it's the money value of all the final goods and services produced by an economy within the domestic territory. देखो, नेशनल इनकम और जीडीपी की डेफिनेशन में एक छोटा सा अंतर यह है कि नेशनल इनकम में हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात नहीं करते, जीडीपी में हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं। तो सवाल उठता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स नॉट ओनली द पॉलिटिकल फ्रंटियर, यानी कि जो देश की सीमा रेखा है वो तो देश की डोमेस्टिक टेरिटरी है ही, लेकिन देश का टेरिटोरियल वाटर भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। तो टेरिटोरियल वाटर का मतलब क्या हो गया? भारत के पॉलिटिकल फ्रंटियर से इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में हम 12 नॉटिकल माइल्स तक जाते, वो पानी भारत का टेरिटोरियल वाटर कहलाता है। वहाँ जो कुछ भी फिश, प्रॉन्स, क्रैब या कोई भी नेचुरल गैस रिजर्व या पेट्रोल रिजर्व निकलता है वो देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा, तो वो हमारे देश की जीडीपी में जुड़ेगा। अब इसके बाद जितना भी पानी है वो इंटरनेशनल वाटर है। इंटरनेशनल वाटर में कोई शिप है, कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, किसी तरीके का नेचुरल गैस रिग है, अगर वो देश के रेजिडेंट का है तो वो देश की जीडीपी का हिस्सा होगा। शिप्स an aircraft operating between two and more country will be the part of domestic territory if it is again owned by the resident of the country. देश के बाहर दूसरे देशों में स्थित हमारे देश की एम्बेसीज और कंसुलेट देश की जीडीपी का हिस्सा होंगी, अगर इफ़ इट इज़, खैर यहाँ पर तो ओन्ड बाय वाली बात नहीं होती, लेकिन एम्बेसीज एंड कंसुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड विल बी द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। नाउ, अब आपको ये पता है कि जीडीपी क्या है। अब जीडीपी में से अगर आप डेप्रीसिएशन का अमाउंट घटा देते हैं तो हमारे पास एनडीपी आता है। और एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जीडीपी हमेशा मार्केट प्राइस पर आता है, हमेशा जीडीपी मार्केट प्राइस पर आता है। सवाल उठा क्यों? क्योंकि जीडीपी निकालते कैसे आप? जीडीपी निकालने के लिए आपको चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और सेल्स तो हमेशा मार्केट प्राइस पर होता है ना, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे तो आएगा आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप माइनस करिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो आपके पास आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, और ये ग्रॉस वैल्यू एडेड को ही हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। अब आप इसमें से डेप्रीसिएशन का अमाउंट घटा दीजिए, आपके पास आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि ग्रॉस का हो गया नेट। अब आप इसके अंदर NFIA जोड़ दीजिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब सवाल उठता है कि सर NFIA क्या होता है? देखो, देश में जो कुछ भी बनाया गया है, अगर वो दूसरे देश के नागरिक की मदद से बनाया गया है तो आपकी इनकम का एक हिस्सा उनको जाएगा। इसी तरीके से देश के बाहर कुछ बनाया गया है और देश के नागरिक की मदद से बनाया गया है तो आपको भी उनकी इनकम में से एक हिस्सा मिलेगा। तो देयर विल बी मनी इनकम फ्लोज एंड आउटफ्लो फ्रॉम द कंट्री। अगर मैं आउटफ्लो जो मेरे देश के बाहर गया है और जो मुझे मिला है वो मेरा इनफ्लो है, अगर मैं इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कर दूं तो मेरे पास जो आएगा वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा। अगर आउटफ्लो
ज़्यादा है, इनफ्लो कम है, यानी कि गया ज़्यादा आया कम, तो आपका NFIA नेगेटिव होगा। अगर इनफ्लो ज़्यादा आया ज़्यादा है, गया कम है, तो आपका NFIA पॉजिटिव होगा। और इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों बराबर है तो NFIA जो है वो ज़ीरो हो जाएगा फिर। तो जब आप NDP के अंदर NFIA जोड़ते हैं तो आपके पास NNP आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो NNP की वैल्यू है वो NDP की वैल्यू से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। बराबर कब होगी? जब NFIA ज़ीरो होगा। बड़ी कब होगी? जब NFIA पॉजिटिव होगा। और छोटी कब होगी? जब NFIA नेगेटिव हो जाएगा, तब NNP की वैल्यू छोटी हो जाएगी। गॉट इट ना? तो क्वेश्चन अराइजेस, सर NFIA में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं? देखिए NFIA में 3 कंपोनेंट्स आते हैं। इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, अगर कोई व्यक्ति बाहर काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, अमेरिका में, किसी और दूसरी कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट में और किसी दूसरी विदेशी कंपनी में काम कर रहा है इंडिया के बाहर, तो जो सैलरी उसको मिल रही है वो उसका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। तो इसके अलावा आपने कहीं शेयर्स पे पैसा लगाया है, कहीं म्यूचुअल फंड खरीदा है, देश के बाहर इन्वेस्टमेंट करा है, तो और शेयर सिक्योरिटी में पैसा लगाया है, तो वहाँ से डिविडेंड आ रहा होगा। तो ये हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसके अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टी है अमेरिका में या कनाडा में या जापान में, कहीं पर भी आपको वहाँ से रेंट आ रहा है, तो ये भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाता है। तो प्रॉपर्टी में 2 चीज़ें आ रही है, रेंट भी आ रहा है और इंटरेस्ट भी आ रहा है। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपको कोई बिजनेस व्यवसाय है आपका बाहर और उससे मुनाफा आ रहा है, तो वो भी आपकी NFIA का हिस्सा हो गया। तो NFIA में आ गई 3 चीज़ें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। समझ की बात को? नाउ अब देखो, आपने NNP MP पर निकाला है, मार्केट प्राइस पर निकाला, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई थी? GDP एट MP से। तो NNP भी MP पर आया होगा। अब आपको इसको फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप इसके लिए इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। जब आप NNP एट MP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो ये NNP एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। सिंपल। नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है कि नेशनल इनकम हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या बेसिक, क्या लॉजिक क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। देखिए नेशनल इनकम हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमको इकोनॉमी की अचीवमेंट्स पता चल सकें, हमको इवैल्यूएशन करने में मदद मिलती है कि हमने जो पॉलिसीज़ बनाई और जो हमने पॉलिसीज़ लागू करी, वो पॉलिसी देश के लिए बेनिफिशियल हो भी रही हैं कि नहीं हो रही। हमको इंटरप्रिटेशन में मदद मिलती है कि देश की इकोनॉमी किस तरीके से बढ़ रही है। हमको इकोनॉमिक ग्रोथ पता करना है, डेवलपमेंट पता करना है, तो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। हमको पता करना है कि डिफरेंट सेक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का, स्टील सेक्टर का, कौन सा सेक्टर पिछड़ रहा है। अगर हमें पता चल जाए तब हम उसको करेक्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेशनल इनकम के कई सारे यूजेस हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड है। बेसिकली वी हैव 3 मेथड्स, और ये तीनों मेथड हमको नेशनल इनकम अकाउंटिंग यूनाइटेड नेशन ने हमको सजेस्ट करें। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे को अमेरिका का इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ से कंपेयर करना है, तो अमेरिका और इंडिया दोनों अगर एक ही मेथडोलॉजी को फॉलो करेंगे तभी तो हम अमेरिका के साथ अपना नेशनल इनकम या इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कंपेयर कर पाएंगे। सो इसलिए ज़रूरी है कि विश्व के सभी देश एक ही जैसा मेथडोलॉजी फॉलो करें ताकि नेशनल इनकम को कंपेयर किया जा सके। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने हमको 3 मेथड बताए हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन मेथड आपको पता है, मैंने अभी बताया। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करिए, यू विल गेट GDP. GDP minus depreciation, you will get NDP. NDP plus NFIA, you will get NNP. NNP एट मार्केट प्राइस पर आएगा, इसमें से आप NIT माइनस करिए, यू विल गेट NNP एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। नाउ वी हैव द अनदर मेथड विद अस, इनकम मेथड। इनकम मेथड में ध्यान से सुनेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय
ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को जोड़ते तो आपके पास एनडीपीएट एफसी आता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या आता है? हर वो चीज़ जो आपको एम्प्लॉयर से मिली है, चाहे वो सैलरी है, बोनस है, कमीशन है। और ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है आपका रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड दिया है और प्रॉफिट भी साथ में दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ प्रॉफिट को चूज करना है, क्योंकि प्रॉफिट में ये चीज़ें ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं। अगर आप उनको भी ले लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 3 चीजें ऐड करिए, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को, यू विल गेट एनडीपीएट एफसी। एनडीपीएट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें एनएफआईए जोड़ दीजिए तो आपके पास आ जाएगा एनएनपी एट एफसी। बहुत सिंपल है इनकम मेथड। अब आ जाइए एक्सपेंडिचर मेथड पर। अब हमने जो कमाया है अगर हम उसको खर्च करते हैं तो हम खर्चों को जोड़कर भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो खर्चे कैसे हमारे, देखिए हमारे पास 4 सेक्टर है इकॉनमी के, एक हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा फॉरेन टेरिटरी। तो चारों सेक्टर के खर्चे जोड़ लीजिए। हाउस होल्ड का खर्चा हो गया फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म का हो गया इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट का हो गया गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इनको जोड़ लीजिए। तो हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जोड़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पर कई बार क्वेश्चन में ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ होता है और चेंज इन स्टॉक दिया होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। और नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इन 4 चीज़ों को जोड़ लीजिए। अगेन रिपीटिंग, कौन कौन सी? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। आगे की कहानी बड़ी आसान होती है। जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करिए, एनएफआईए जोड़िए और एनआईटी माइनस करिए तो आपके पास एनएनपी एट एफसी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दिक्कत आती है। तो एक बार फिर से बताता हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक आता है। बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ है? आपका इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस, आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी बनाया है, देश में किसी ने अपना मकान बनाया है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, आपने से फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट में 3 चीज़ें आती हैं, एक जो आपने प्लांट एंड मशीनरी पे लगाया है, दूसरा आपने मकान बनाया है और तीसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाया है, डैम्स, ब्रिजेस वगैरह, तो ये हो गया पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और चेंज इन स्टॉक, भाई गोडाउन में भी तो आपके पास सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल पड़ा है, उसमें भी आपका पैसा लगा है तो वो भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। तो तीनों चीज़ों को जोड़ दीजिए। तीनों चीज़ों को जोड़ दीजिए। कौन कौन सी 3 चीज़ें मैंने बताई? एक आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट, दूसरा रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे किया गया पैसा इन्वेस्टमेंट और प्लांट एंड मशीनरी पर किया गया इन्वेस्टमेंट, और चौथा चेंज इन स्टॉक। तो आपके पास ये आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सिंपल। तो ये हो गया मेरे पास एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइस इज कॉल्ड एज ए नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस इज कॉल्ड एज रियल जीडीपी। वेरी सिंपल है। तो नॉमिनल जीडीपी, जैसे मान लीजिए 2019-20 में जो कुछ भी बनाया है, अगर हम उसको 2019-20 के ही दाम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस यानी कि नॉमिनल जीडीपी कहलाएगा। और अगर 2019-20 में हमने जो कुछ भी बनाया है, अगर हम उसको बेस ईयर के दाम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सवाल उठता है सर बेस ईयर कौन सा है? 2014 बेस ईयर है। अगर हम उसके 2014 के दाम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहलाएगा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जिसको हम रियल जीडीपी बोलते हैं। और रियल जीडीपी इज द इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। अब सवाल उठता है डिफ्लेटर क्या होता है? डिफ्लेटर बड़ा आसान है। अगर आपके पास नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, आपको रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है, तो भाई नॉमिनल होता है करंट ईयर प्राइस पर, तो पहले उसको करंट ईयर प्राइस से डिवाइड करो और बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास रियल जीडीपी आ जाता है और इसी को हम जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल।
और इसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त, वो आपको ध्यान रखने, जैसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे, ट्रांसफ़र इनकम नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होता, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होता, सेल ऑफ शेयर्स सिक्योरिटीज़ नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होता। साथ साथ में अगर आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है, तो वो नेशनल इनकम का हिस्सा होता है, लेकिन सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होता। इलीगल एक्टिविटी से कमाया गया पैसा भी नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, और जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो, जैसे अगर आपका मकान है, आप उस मकान में रहते, तो इम्प्यूटेड रेंट ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये ध्यान रखेंगे प्रिकॉशन से ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। ठीक है, फॉर्मूलेज भी बता दिए। एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का है। देखो, अगर आप प्राइवेट इनकम निकाल रहे हो और नेशनल इनकम से शुरू कर रहे हो, तो पहले नेशनल इनकम के दो हिस्से करो। नेशनल इनकम में पब्लिक सेक्टर की इनकम और प्राइवेट सेक्टर की इनकम को अलग करो। पब्लिक सेक्टर की इनकम में दो चीज़ें आती हैं, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट, और दूसरा आता है सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब आप इसमें ट्रांसफ़र इनकम जोड़ दो, नेशनल डेट इंटरेस्ट और करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो जोड़ोगे तो प्राइवेट इनकम आ जाएगा। फिर प्राइवेट इनकम में से आप माइनस करो कॉर्पोरेट टैक्सेस और माइनस करो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो आपके पास पर्सनल इनकम आएगा। पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेस और मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट माइनस कर दीजिए, तो आपके पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा। एंड द लास्ट टॉपिक कि नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। तो सवाल उठा, भाई देश के पास क्या डिस्पोज करने के लिए, खर्च करने के लिए। तो एक तो देश की नेशनल इनकम, दूसरा जो उसने टैक्स रेवेन्यू से कमाया, और साथ साथ में उसको बाहर से कुछ मिला। तो नेशनल इनकम प्लस NIT और प्लस नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जोड़ेंगे तो आपके पास नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा। इसके अंदर आप जोड़ दीजिए डेप्रीसिएशन, तो ये हो जाएगा ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हमारी नेक्स्ट ऑडियो इसके बाद आएगी, और इसी तरीके से हंसते और मुस्कुराते रहिएगा और इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ऑडियो नोट।